हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मिस्टीरियस, क्राइम और हॉरर जैसी कहानी पसंद करने वाले सभी श्रोताओं का मैं दिल से स्वागत करता हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टीरियस क्राइम पॉडकास्ट। आज की कहानी बेहद दर्दनाक है, रोंगटे खड़े करने वाली और ये सिर्फ मैच्योर ऑडियंस के लिए है। यदि आप मैच्योर ऑडियंस है, तभी इस कहानी को आगे सुनिए। इस कहानी में जो हत्यारा है वो अपने शिकार को सबसे पहले बहुत बुरी तरह से दर्दनाक यातनाएं देता है, उसे तड़पाता है और फिर एक खेल खेलता है। और उस खेल खेलने के बाद यदि वो बच भी जाता है तो वो आखिरी में उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद भी वो उसे ऐसा ट्रीट करता है कि उसकी बॉडी जब मिलती है, पुलिस उसे जब जाँचती है, तब पुलिस भी यह नहीं समझ पाती है कि आखिर ये कैसे संभव हो सका है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक, शेयर करना ना भूलें। और यदि आप पुराने हैं, तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि इस कहानी को भी पुरानी कहानियों की तरह लाइक, शेयर करना ना भूलें। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। 13 जून 1983 की बात है। सुबह का समय था। अलास्का से सटे एंकरेज हाईवे में एक गाड़ी बहुत ही तेजी से आगे की ओर जा रही थी। उसमें एक व्यक्ति बैठा था। जी हाँ, सिर्फ एक चालक था। वो अपनी गाड़ी को तेजी से भगाता हुआ उस हाईवे को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था कि तभी उस चालक को सामने से एक महिला अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए बेतहासा चिल्लाते हुए भागते हुए आती हुई दिखाई देती है। यह व्यक्ति आगे गाड़ी बढ़ा रहा था। जब वो कुछ करीब जाता है, तब उसे पता चलता है कि उस महिला ने एक भी कपड़े नहीं पहने हैं, यानी वो पूरी तरह से नग्न है। साथ ही उसके पाँव में जूते भी नहीं है और अपने हाथ को ऊपर उठा करके बचाओ बचाओ जैसे आवाजें निकाल करके उस गाड़ी की ओर आ रही है। अब यह सब कुछ देखने के बाद उस चालक को दया आ जाती है और उसकी मदद करने का सोचता है। जैसे ही वो महिला पहुंचने वाली होती है, इधर वो गाड़ी चालक अपनी गाड़ी को सड़क से किनारे की ओर लगा देता है और अपनी पास वाली सीट के दरवाजे खोल देता है। अब वो महिला भागती हुई बगैर उससे इजाजत मांगे उस गाड़ी में घुस जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है और अपने आप को छुपाने का प्रयास करती है। यहाँ पर चौंकने वाली बात ये थी कि जैसे ही उस चालक ने उस महिला को देखा, तो वो अधिक चौंक जाता है, क्योंकि वो कम उम्र की एक लड़की थी। शुरुआत में तो उसे लग रहा था कि शायद ये कोई वयस्क महिला है, लेकिन यहाँ एक नाबालिग लड़की होती है और उसके दोनों हाथ एक हथकड़ी से बंधे हुए थे। अब जैसे ही वो उसकी ओर देखता है, तो उसके पास इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो उससे पूछे कि आखिर उसके साथ क्या घटना घटी है। अब वो अपने सामने की ओर देखता है कि कहीं कोई व्यक्ति इस लड़की का पीछा तो नहीं कर रहा है। जैसे ही उसे आभास होता है कि सामने कोई भी नहीं है, वो अपनी गाड़ी को आगे की ओर बढ़ाता है। इधर वो लड़की बार-बार अपने पास वाली खिड़की से बाहर झाँकने का प्रयास कर रही थी। मानो जैसे वो बाहर देखना चाह रही थी कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर वो लड़की उस चालक से कहती है कि कृपया आप मुझे पास के किसी मोटल तक पहुंचा दीजिए। अब वो चालक अपनी गाड़ी तेजी से चलाता हुआ पास के एक मोटल के पास ले जाता है। अब जैसे ही वो गाड़ी मोटल के पास पहुंचती है, वो लड़की दरवाजा खोलती है और दरवाजा खोलने के साथ बेतहासा डरी सहमी भागती हुई उस मोटल के ऊपर बने कमरे की ओर चली जाती है। यह सब कुछ नजारा वहां पर बैठा रिसेप्शनिस्ट देख रहा था। उसने तुरंत ही पुलिस को इसकी जानकारी दे दी। आखिर ये लड़की कौन थी? इसके साथ क्या घटना घटी थी? और इस प्रकार वो सुबह-सुबह कहाँ से भागती हुई आ रही थी? यह सब कुछ जानने के लिए एक कहानी और जाननी होगी।
और ये कहानी है 12 सितंबर 1982 की। अलास्का पुलिस डिपार्टमेंट के 2 पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी ऑफ हो जाती है। वे दोनों अपने ऑफिस से बाहर निकलते हैं और उन लोगों ने डिसाइड किया कि आज पूरे दिन वे लोग शिकार करेंगे। और वे लोग अलास्का से सुदूर भाग में एक जंगल है जो स्पेशली शिकारियों के लिए है, वहां पर जाकर के वे लोग शिकार करना चाह रहे थे, जो कि एंकरेज हाईवे से लगभग 20 मील की दूरी पर थी। ये क्षेत्र पूरी तरह से शिकारियों के लिए बन गया था और इस क्षेत्र में जाने के लिए सिर्फ 2 ही साधन थे। या तो आप अपने प्राइवेट प्लेन के जरिए वहां जा सकते हैं या फिर उस जंगल के करीब से बहने वाली नदी में नाव के सहारे। अब ये पुलिस अधिकारी किसी प्रकार वहां पहुंच जाते हैं और आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। जंगल में अंदर की ओर चले जा रहे थे। वह जंगल इस कदर सुनसान था कि वहां पर कोई भी शिकारी आराम से पूरे समय शिकार कर सकता था। तभी इन दोनों को एहसास होता है कि अब शाम ढलने वाली है, अंधेरा होने वाला है और उन्हें जल्द से जल्द इस जंगल से बाहर निकलना है। यदि वे लोग जंगल के बीच बने रास्ते से होकर के बाहर निकलते हैं, तो उनके लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो सकता था, क्योंकि शाम ढलने वाली थी और वो जंगल का रास्ता काफ़ी खतरनाक था, क्योंकि जंगली जानवर भरे पड़े थे। इसलिए ये दोनों अधिकारी डिसाइड करते हैं कि क्यों ना वे लोग जंगल से बाहर बह रही किंक नदी के सहारे यहाँ से वापस लौट जाएं। और उन लोगों ने ऐसा ही किया और बहुत जल्द वे लोग किंक नदी के किनारे रेत पे चल रहे थे। अभी ये लोग कुछ दूर ही आगे बढ़े थे कि इन लोगों को रेत में एक बूट दिखाई देती है, जो बिल्कुल रेत से चिपकी हुई सी नजर आ रही थी। इनको जिज्ञासा होता है कि चल करके देख लें। अब जैसे ही वे लोग उस बूट के नज़दीक पहुंचते हैं, तो उन लोगों ने देखा कि वो बूट दरअसल एक मानव कंकाल के पैर में फंसी हुई है। क्योंकि ये पुलिस अधिकारी थे, तो इन लोगों को तुरंत ही समझ में आ जाता है कि ज़रूर यहाँ पर कोई घटना घटी है। इसलिए ये दोनों पुलिस अधिकारी उस जगह के लोकेशन को अपने मैप में नोट करते हैं और वहाँ से वापस अपने ऑफिस की ओर लौट जाते हैं। ऑफिस लौटने के बाद में ये दोनों अधिकारी अपने सहकर्मी और अपने जो अधिकारी गण हैं उनसे इन सब बारे में जिक्र करते हैं और अगले दिन पूरी टीम फॉरेंसिक जांच के जितने भी इक्विपमेंट हैं सारे कुछ लेकर के उस घटना स्थल पर पहुंच जाती है और वहां पर छानबीन शुरू करती है। पुलिस वालों को वहां से एक सड़ी गली लाश मिलती है और बगल में कुछ कपड़े भी थे और वहीं कुछ दूरी पर बंदूक से निकली हुई गोली के जो सेल हैं वो भी उन लोगों को मिलती है। अब पुलिस इन सभी चीज़ों को कलेक्ट करती है और फॉरेंसिक जांच के लिए भेज देती है। इधर जांच की रिपोर्ट आती है, तो रिपोर्ट में यह लिखा हुआ था कि जिस लाश को पुलिस वाले जांच के लिए भेजे हैं वो एक महिला की है और उसकी मृत्यु 6 महीने पहले हुई है और गोलियां लगने से इनकी मृत्यु हुई है। लेकिन यहाँ पर अचंभित करने वाली बात ये थी कि जिन कपड़ों को पुलिस वाले भेजे थे, वे कपड़े भी इसी महिला की है, लेकिन उन कपड़ों में कहीं भी गोलियां लगने से होने वाली छेद नहीं है और साथ में एक अस्पताल में इस्तेमाल की जाने वाली पट्टी भी थी। अब पुलिस यही मान रही थी कि शायद इन पट्टियों का इस्तेमाल उनकी आंखों को बंद करने के लिए किया गया होगा। वहीं गोली के जो सेल थे वो सेल 223 कैलिबर वाले बंदूक के गोलियों के सेल थे, जिसका इस्तेमाल शिकारी अपने शिकार के लिए करते हैं और उस क्षेत्र में ये सेल मिलना एक आम बात थी। अब पुलिस वालों के सामने बहुत सारे सवाल थे जिनका उन्हें जवाब ढूंढना था। थोड़े दिन बाद में डेंटल रिपोर्ट भी आ जाती है और डेंटल रिपोर्ट के अनुसार मरने वाली महिला की उम्र 23 वर्ष थी। अब तुरंत से ही पुलिस वाले आसपास के जितने भी पुलिस स्टेशन हैं वहां से लापता लोगों की सूची मंगवाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि 10 महीने पहले एक 23 वर्षीय शेर मेरो नामक विदेशी नर्तकी गायब थी और रिपोर्ट में यह भी लिखा हुआ था कि उनकी आखिरी बातचीत अपने दोस्तों से हुई थी। उसके अनुसार इस महिला को एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर ने
फोटोग्राफी के लिए बुलाया था और उसके एवज में इन्हें $300 मिलने वाले थे। तब से ये महिला गायब थी। अब पुलिस वालों के सामने में बहुत बड़ी चुनौती थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या वो प्रोफेशनल फोटोग्राफर ही इस महिला का हत्यारा है या फिर कोई शिकारी जो वहां पर शिकार करने गया हो और उसने ही इस महिला की हत्या कर दी। अब पुलिस वाले शेरमेरो के डेड बॉडी पाए जाने की खबर मीडिया को देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने से एक सवाल आता है और वो सवाल ये था कि उसी इलाके से दो लाशें जो बिल्कुल सड़ी गली हालत में थी पुलिस वालों को मिली थी। उनमें से एक महिला जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष थी और उसके बारे में कोई अधिक जानकारी पुलिस वालों के पास नहीं थी। वहीं दूसरी महिला जिसका नाम जोआन था और उसकी उम्र 24 वर्ष थी और वो भी एक विदेशी नर्तकी थी। उसके बारे में और अधिक जानकारी पुलिस के पास नहीं थी और ये आज तक एक रहस्य बना हुआ था। शेरमेरो की लाश मिलने के बाद में पुलिस अधिकारी अलास्का और एंकरेज के आसपास से लापता हुई महिलाओं की लिस्ट मंगाती है और उसमें से मिलान करती है। तब उन लोगों को पता चलता है कि पिछले कुछ वर्षों में जितनी भी महिलाएं लापता हुई हैं उनमें से अधिकांश युवा अवस्था वाली महिलाएं हैं और ये भी विदेशी नर्तकी या फिर वेश्याएं हैं। कुछ समय जांच को तेजी से करने के बाद में पुलिस सुस्त पड़ जाती है। पूरी की पूरी जांच धीमी पड़ जाती है। अब आते हैं पुरानी वाली घटना पर। 13 जून 1983 को जैसे ही वो लड़की गाड़ी से उतरकर भागते हुए मोटल के अंदर जाती है और उस मोटल का रिसेप्शनिस्ट पुलिस को कॉल करके बुला लेता है, तब पुलिस की टीम वहां पर आ जाती है। आने के बाद वो उस लड़की के कमरे तक जाती है और दरवाज़ा खटखटाती है। दरवाजा खोलने के बाद पुलिस देखती है कि सामने वो लड़की काफी डरी सहमी खड़ी है और उसके हाथ में हथकड़ी लगी हुई है। पुलिस वाले उन्हें सांत्वना देते हैं, ढाढ़स बंधाते हैं और फिर उनकी हथकड़ियों को खोला जाता है। हथकड़ियां खुलने के बाद उस लड़की ने जो कुछ भी पुलिस वालों को बतलाया वो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात थी। उसके अनुसार उसका नाम सिंडी पिस्योन है और उम्र 17 वर्ष। वो एक वेश्या है और अपने काम के सिलसिले से 12 जून 1983 को उसी एंकरेज हाईवे के किनारे खड़ी थी कि तभी एक कार आकर के रुकती है और उस कार के अंदर एक विचित्र दाढ़ी वाला लड़का बैठा हुआ था जिसने चश्मे लगा रखे थे और वो बिल्कुल मिलनसार था। इधर सिंडी को वो बिल्कुल ही डेंजरस नहीं लगता है और उस लड़के ने इसकी सर्विस के लिए उनसे आग्रह किया। इस पर सिंडी तैयार हो जाती है और वो उस गाड़ी में बैठ जाती है। जैसे ही वो उस गाड़ी में बैठती है वो लड़का अपने साथ लाए हुए हथकड़ी को उनके हाथों में पहना देता है और उसकी तरफ बंदूकें तान देता है और कहता है, चिल्लाना मत, चुपचाप बैठी रहो। और उसे बैठा करके एक आलीशान घर के पास ले जाता है और घर के पास गाड़ी खड़ी करने के बाद उसे खींचता हुआ बाहर निकालता है और उस घर में अंदर चले जाता है। अंदर जब वो जाता है तो वो उसे खींचता हुआ उसी घर में बने तहखाने की ओर ले जाता है जहाँ पर एक धीमी रोशनी फैली हुई थी। साथ ही उस तहखाने की छत से कुछ जंजीरें लटकी हुई थी। वो उसे खींचता हुआ उन्हीं जंजीरों में ले जाकर बांध देता है। उसके बाद उसके सारे कपड़े उतार देता है और उसके साथ मारपीट शुरू कर देता है। जब वो घंटों उसके साथ मारपीट करता रहता है, तब उसे एक झपकी लगती है और फिर वो सिंडी से कहता है कि उसे नींद आ रही है और वो फिर वहाँ से चला जाता है और कुछ देर बाद वापस आकर के फिर से मारपीट शुरू कर देता है। जब वो थक जाता है तो उसे सिक्कड़ से जो चेन बंधी हुई थी उससे वो खोलता है और फिर ऊपर की ओर ले आता है और अपने लिविंग रूम में रखे ट्रॉफियों को दिखाता है और बहुत ही शान से कहता है
कि मैंने इसे ऐसे करके पाया, मैंने इस चीज़ में पाया, मैंने ऐसा किया था, इसलिए ये ट्रॉफ़ी मिली। इस प्रकार से वो उन ट्रॉफ़ियों के बारे में किस्सा कहानी करता है और अपने आप में बहुत ही गर्व महसूस करते हुए उसे ये सब बतलाता जा रहा था। थोड़ी देर बाद वो सिंडी को कार में बैठा करके उसी शिकारी वाले क्षेत्र में ले जाता है, उसी जंगल की ओर ले जाता है और वहाँ बने एक केबिन में ले जा कर के फिर से उसके साथ मारपीट करता है। और जब वो थक जाता है, तब वो वहाँ से कुछ बंदूकें और कुछ गोलियां ले करके दोबारा उसी कार में बैठा करके पास में बने एक हवाई अड्डे के पास ले जाता है। वहां पहुंचने के बाद वो उसे खींचता हुआ एक प्लेन में बैठा देता है। बैठाने के बाद वो वहां पर डरी सहमी सब कुछ देख रही होती है। वो देखती है कि उसके आसपास में बहुत सारे सैन्य आपूर्ति वाले सामान हैं, जिनमें गोलियां और कुछ राइफल है। वो उसे हिदायत दे करके कार की तरफ जाने के लिए उस प्लेन से उतरता है और जैसे ही वो उस कार की तरफ खड़े होकर के पीठ करता है, तभी सिंडी कॉकपिट के सहारे बाहर की ओर कूद करके भाग जाने में सफल हो जाती है। कुछ दूर तो वो उसका पीछा करता है। अब जैसे ही वो उसका पीछा करता है, तब सिंडी अपने आप को बचाते हुए भाग रही थी और सोच रही थी कि ये व्यक्ति आज मुझे मार ही डालेगा, क्योंकि उसने उसका चेहरा भी देख लिया था और उसके घर को भी वो अच्छी तरह से जान रही थी। वो अपना जान बचाने के लिए भागती है। उसके हाथों में हथकड़ियाँ, पूरे शरीर नग्न और पैरों में जूते भी नहीं। वो भागती हुई बेतहाशा अपनी जान बचाने के लिए आगे की ओर बढ़ रही थी कि तभी उसे वो गाड़ी वाला व्यक्ति मिलता है, जिसने उसे मोटल तक पहुंचाया था। अब पुलिस सोचती है कि यदि अभी के अभी उस घटना स्थल पर पहुंचा जाए तो पता चल सकता है और उसे उस हवाई अड्डे के बारे में जानकारी भी मिल जाएगी। इसलिए किसी प्रकार सिंडी को शांत करके और उसे सांत्वना दे करके सबसे पहले पुलिस वाले उसी हवाई अड्डे की ओर जाते हैं। हवाई अड्डे के पास पहुंचने के बाद सिंडी पुलिस वालों को दिखला करके कहती है कि यही है वो हवाई अड्डा और वो रही प्लेन। इसके बाद पुलिस वाले उस प्लेन के नज़दीक जाते हैं। पुलिस की गाड़ियां देख करके वहां पर जो सिक्योरिटी गार्ड है, वो आकर के पुलिस वालों को कहता है कि कल रात यहाँ पर एक संदिग्ध व्यक्ति आया हुआ था। उसके बाद उसने कार के बारे में कुछ जानकारियां पुलिस वालों से शेयर करता है और फिर पुलिस वाले उस प्लेन के जो रजिस्ट्रेशन नंबर हैं उसको वो लोग लिखते हैं और उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। तब पुलिस वालों को पता चलता है कि कार और प्लेन का मालिक रॉबर्ट हेंसन है, जो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है और उसकी एक बेकरी शॉप भी है। पुलिस वाले अब सिंडी को ले जाकर के अस्पताल में भर्ती कराते हैं और उनका इलाज शुरू करवाते हैं। फिर वे लोग रॉबर्ट हेंसन के घर जाते हैं। अब जैसे ही पुलिस वाले रॉबर्ट हेंसन के घर पहुंचते हैं, तो उन लोगों ने देखा कि जिस प्रकार से सिंडी ने कार के बारे में जिक्र किया था, ठीक वही कार उसके कैंपस में खड़ी है। अब उस कैंपस में पुलिस वाले पहुंच जाते हैं। तभी रॉबर्ट हेंसन पुलिस वालों को देख करके उनका गर्मजोशी से स्वागत करता है और अपने लिविंग रूम में ले आता है और फिर वो वहां रखी हुई टॉफियों के बारे में पुलिस वालों को भी बतलाता है। इधर पुलिस वाले चोरी छुपे वहां पर सिंडी के होने की सबूत ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लग रहा था। अब पुलिस वाले रॉबर्ट हेंसन से कहते हैं कि वो पिछली रात कहाँ था। इस पर वो कहता है कि वो पिछली रात अपने एक पड़ोसी के साथ एक रेस्टोरेंट में पार्टी कर रहा था और वो फिर उस पड़ोसी को बुला करके अपने समर्थन में उनसे बातें भी करवा देता है। पुलिस वालों को सिंडी के वहां होने के कोई भी साक्ष्य नहीं मिलते हैं, इसलिए पुलिस वाले वहां से अपने स्टेशन को लौट जाते हैं। पुलिस अब सिंडी से कहती है कि क्या तुम लाई डिटेक्टर टेस्ट दे सकती हो। इस पर सिंडी साफ मना कर देती है। अब पुलिस वालों के सामने
कोई भी रास्ता नहीं रह जाता है। अब पुलिस यह भी सोचने लगती है कि क्या इस लड़की ने जो कुछ भी बतलाया वो एक झूठ है या फिर सत्य। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात ये थी कि जिस प्रकार से सिंडी डरी हुई थी, उससे तो साफ पता चल रहा था कि उसके साथ यह सब कुछ घटना घट चुकी है। कुछ समय के बाद सिंडी ठीक हो जाती है और अस्पताल से बाहर आ जाती है और वो बिल्कुल गायब हो जाती है। इधर पुलिस भी उस मामले में सुस्त पड़ चुकी थी कि तभी लगभग 3 महीने बाद एक बैक कंट्री रोड के मरम्मत का कार्य चल रहा था कि उन मरम्मती कार्य में लगे मशीन को 3 कंकाल मिलने के संकेत मिलते हैं और उन्हीं संकेतों के आधार पर वो अलास्का पुलिस को इसके बारे में इन्फॉर्म करती है। पुलिस वहां पर आती है और उस जगह पर खुदाई करके 3 कंकाल को बाहर निकालती है। जैसे ही उस जगह पर कंकाल को निकाली जाती है और वहाँ पर के जो सिचुएशन थे, वहाँ पर का जो माहौल था, वहाँ पर पाए जाने वाले जो साक्ष्य थे, इन सभी को देखा जाता है तो ये बिल्कुल शेर मेरो के पास पाए गए स्थिति के जैसा ही था। वहाँ पर भी कुछ कपड़े मिलते हैं और गोलियों के सेल भी मिलते हैं और इन सभी चीज़ों को पुलिस तुरंत से जांच के लिए भेज देती है। और जब जांच की रिपोर्ट आती है तो वो होश उड़ाने वाली होती है, क्योंकि उस जांच रिपोर्ट में यह लिखा हुआ था कि यहाँ पर से जो पाए गए गोलियों के सेल हैं और शेर मेरो के पास से पाए गए गोलियों के सेल दोनों मैच कर रहे थे और ये दोनों ही एक ही राइफल से चलाई गई थी। इस प्रकार से पुलिस बहुत ही सतर्क हो जाती है। अब वो जान गई थी कि उनका सामना एक सीरियल किलर से होने जा रहा है। अलास्का पुलिस अब एफबीआई के एक प्रसिद्ध प्रोफाइलर से संपर्क करती है जिसका नाम जॉन डगलस है। वो उससे उस हत्यारे के बारे में जानकारी इकट्ठा करने कहती है। जॉन डगलस सारा रिपोर्ट पुलिस को सौंप देता है। ये सभी जानकारियां रॉबर्ट हेंसन से बराबर मैच कर रही थी, इसलिए अलास्का पुलिस इसी रिपोर्ट को आधार बना करके जज से रॉबर्ट हेंसन के घर की तलाशी की वारंट मांगते हैं और वो वारंट लेकर के रॉबर्ट हेंसन के घर पहुंच जाती है। यहाँ पर जैसे ही पुलिस रॉबर्ट हेंसन के घर में साक्ष्य जुटाने में लग जाते हैं तो उन्हें बहुत कुछ मिलता है, जिनमें जो 223 कैलिबर की गोलियां, उनसे संबंधित राइफल और वहाँ पर एक मैप भी मिलता है और उस मैप में उसी बिहड़ जंगल के नक्शे बने हुए थे और 37 यानी 37 जगहों पर एक्स मार्क लिखे हुए थे, जिनमें से कुछ मार्क ऐसे थे कि वो बिल्कुल उन जगहों से मैच कर रहे थे, जैसे कि शेरमेरो की लाश जिस जगह से मिली और उन 3 महिलाओं की जो डेड बॉडी, जिसमें से पाउला गिंग की भी डेड बॉडी थी, इन सभी जगहों पर एक्स मार्क दिख रहे थे। अब पुलिस वाले उन सभी साक्ष्यों को जमा करके रॉबर्ट हेंसन के घर से बाहर निकलती है कि तभी पड़ोस से एक महिला आकर के उनसे कहती है कि पिछली दफा जब रॉबर्ट हेंसन ने उसके पति से जो बयान दिलवाया था वो झूठी थी। दरअसल उसका पति उस रात अपने घर पर ही था, लेकिन वो रॉबर्ट हेंसन के कहने पर झूठी गवाही दिया था। इधर रॉबर्ट हेंसन अपने आप को फंसता हुआ देख करके पुलिस के सामने वो सभी जुर्मों को कबूल कर लेता है और वो बतलाता है कि किस प्रकार से वो इन महिलाओं को मार डालता था। उसके अनुसार सबसे पहले वो उन सभी महिलाओं को ही चुनता था जो अकेले रहती थी। साथ ही साथ वो या तो विदेशी नर्तकी होती थी या फिर वेश्या। इन लोगों को वो पैसे के लालच में अपनी जाल में फंसाता है और फिर उन लोगों को हथकड़ियाँ पहनाने के बाद अपने घर में बने तहखाने में ले जाता है और उन लोगों के कपड़े उतारने के बाद उन्हें खूब मारता पीटता है। फिर उन्हें वापस जंगल में ले जाकर के बने केबिन में भी मारपीट करता है और उन लोगों को नग्न अवस्था में उनकी आंखों में पट्टियां बांध देता है
और उन्हें भागने के लिए कहता है। जब वो भागने लगती है तो वो पेड़ से टकराती है, गड्ढों में गिरती हैं, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। जब ये महिलाएं वहाँ से भागती हैं, तब रॉबर्ट उन पर गोलियां चलाता था और गोलियां चलाने के बाद यदि वो बच भी जाती थी, तो वो उन लोगों को ढूंढता था और ढूंढ करके अपने गोलियों का शिकार बना लेता था और शिकार होने के बाद वो उनको उन्हीं के कपड़े पहनाने के बाद उन्हीं जंगलों में दफना देता था। अलास्का पुलिस रॉबर्ट हेंसन को ले जाकर के मानचित्र के अनुसार एक्स बने चिन्ह वाले जगहों पर लाश ढूंढने लग जाती है। पुलिस वालों को कुल मिलाकर के 17 डेड बॉडीज ही मिल पाती है और बाकी जगहों पर रॉबर्ट हेंसन भी नहीं बतला पाता है कि उसने यहाँ पर डेड बॉडीज दफनाए थे या नहीं। और पुलिस का मानना है कि शायद इन जगहों से जंगली जानवर उन डेड बॉडीज को निकाल करके तितर बितर कर दी होगी। इन सभी कबूलनामों के बाद पुलिस रॉबर्ट हेंसन को कोर्ट में पेश करती है और कोर्ट उसे उम्र कैद की सजा सुनाती है। इधर वो अपनी उम्र कैद की सजा काट ही रहा था कि 2014 को रॉबर्ट हेंसन की मौत हो जाती है और इसके साथ उन अलग लिखे हुए एक्स चिन्ह के रहस्य रहस्य बने रह जाते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी? इसके बारे में कमेंट्स करके जरूर बतलाएं। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।